नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं रीसेंट मंथ्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स, जिनमें हम सिर्फ वही चुने हुए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी, बीपीएससी या बीपीएससी जैसे और स्टेट पीसीएस के लिए रेलेवेंट हैं। ये क्वालिटी बेस्ड सीरीज है जिसमें हर टॉपिक के साथ मिलेगा आपको बैकग्राउंड, एग्जाम बेस्ड एनालिसिस और प्रैक्टिस एमसीक्यूज। तो ज़्यादा वक़्त खराब ना करते हुए हम अपने सीरीज़ को शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं करंट अफ़ेयर्स और ये जो हमारा करंट अफ़ेयर्स है, ये आपके यूपीएससी और दूसरे कोई भी अन्य आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये रेलेवेंट हो जाता है ये सीरीज़, ये सेशन। और इसके अलावा हम आज का जो ये हमारा सेशन होने वाला है, ये जो हमारा करंट अफ़ेयर्स है, इसके अंदर हम मई, जून और कुछ इवेंट्स जो कि जुलाई में हुए हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, चाहे आप यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट हो जाता है और चाहे आप कोई दूसरा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ख़ास करके अगर आप 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमारे इसी चैनल के ऊपर स्मार्ट स्टडी पॉइंट के ऊपर हमारे और अलग से कुछ सीरीज चल रहे हैं 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए। अगर आप वैसे एस्पिरेंट हैं जो कि बीपीएससी की परीक्षा देने वाले हैं अभी 2025 में, तो आपके लिए वो वीडियोज़, वो सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और अपकमिंग अभी हम कुछ और महीने में या फिर तो कुछ और दिन में अभी हम लाइव सेशंस भी लेकर के आएँगे, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यानी कि सिर्फ हम उसमें एमसीक्यूज़ नहीं सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज़ के अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यानी कि आने की संभावना है, अभी हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया या फिर तो आपके प्रीवियस ईयर में जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के होते हैं जो कि रिपीट किए जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस से और किस तरीके से क्वेश्चन और बन सकते हैं और आ सकते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक्स होंगे उनको हम इन डेप्थ हम डिस्कस करने वाले हैं। इन डेप्थ हम उनको समझने की कोशिश करेंगे और ऐसे सेशंस आपके लिए बेसिकली सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं, यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव को वो खोलने में हेल्प करती है। राइट? तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज का हमारा ये जो सेशन है, ये हम शुरू करते हैं, करंट अफेयर्स का सेशन है। सबसे पहले जो हमारे पास न्यूज़ है या फिर तो इवेंट है वो है करियाचली आइलैंड से। आई एम सो सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो आप इसके लिए मुझे माफ़ करें। करियाचली आइलैंड जो है हम इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये हाल ही में न्यूज़ में रहा था। अगर हम लोकेशन की बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु में है ये। आपका ये वन लाइनर का क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये जो करियाचली आइलैंड है, ये जो आइलैंड है, ये हमारा स्थित है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। और ये क्यों इतना फेमस है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? तो ये हमारा यहाँ पे कोरल रीफ, सीग्रास बेड्स एंड मरीन लाइफ लाइक डंगोंग्स, इसके बारे में आप ज़रूर जानिएगा क्योंकि हर साल आप अगर यूपीएससी के पैटर्न को समझेंगे तो उसके अंदर आपको ऐसे-ऐसे कुछ नए-नए चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिल जाती है। तो डगोंग्स क्या होते हैं, आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है फिर ऐसे सिनेरियो में। अच्छा हम वापस से अपनी न्यूज़ के ऊपर आते हैं, करियाचली आइलैंड के ऊपर हम वापस से आते हैं कि ये क्यों न्यूज़ में रहा था, 2025 की बात हो रही है तो न्यूज़ में ये क्यों रहा था? आइलैंड इज़ श्रिंकिंग फास्ट ड्यू टू इरोज़न। एक तो इरोज़न, क्लाइमेट चेंज की वजह से और राइजिंग सी लेवल्स की वजह से ये जो आइलैंड है ये श्रिंक हो रहा है, खत्म हो रहा है, ये वैनिश हो रहा है। तो फ्रॉम 20.85 हेक्टेयर 1969 में इतना हेक्टेयर था, इतना बड़ा एरिया था ये और आज अगर आप इसे मेज़र करते हो तो ये 3.14 हेक्टेयर यानी कि इतना कम हो गया, इतना सिकुड़ गया है ये। और आने वाले 2035 से 36 की अगर हम बात करें तब तक ये डिसअपीयर हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो, अगर सरकार इसके ऊपर काम नहीं करती है। तो इसी वजह से न्यूज़ में भी रहा था कि ये जो हमारा करियाचली आइलैंड है, इसे बचाने की ज़रूरत है और ये क्यों बचाने की ज़रूरत है? तो भई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आइलैंड है। आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये। तो अगर हम रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की बात करें 2025 जो भी हाल ही में इसके ऊपर न्यूज़ जो चला था, इसके अंदर क्या गवर्नमेंट ने क्या-क्या ऑब्जेक्टिव क्या-क्या काम किया है, क्या-क्या इनिशिएटिव लिया है, हम वो डिस्कस करते हैं। तो 50 करोड़ प्रोजेक्ट अंडर टीएन शोर दैट इज़ तमिल नाडु सस्टेनेबली
हार्नेसिंग ओशियन रिसोर्सेज प्रोग्राम। टीएन गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक दोनों मिलकर के इसके ऊपर काम कर रही है और ये जो प्रोजेक्ट है वो है टीएन शोर। इनके अंदर जो टीम्स इन्वॉल्व्ड है वो आईआईटी मद्रास है, एसडीएमआरआई है और लोकल कम्युनिटीज इसके अंदर मिल करके काम कर रहे हैं। राइट। अच्छा, अगर हम इस गरियाचली आइलैंड के बारे में हम और जानें और डिस्कस करें, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो हमें पता है कि ये रिच इन कोरल रीफ्स है और ये वन ऑफ द मेजर कोरल रीफ रीजन में से एक है। एज़ वी ऑल नो, मैं उम्मीद कर रही हूँ अगर आप एस्पिरेंट हो, आप अगर रेगुलर न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर हम मेजरली हम 4 कोरल रीफ रीजन्स को हम जानते हैं। 4 मेजर कोरल रीफ रीजन्स हैं और वो 4 कोरल रीफ रीजन्स कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहला तो हमारे पास गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ कच्छ है, सॉरी। सेकंड, गल्फ ऑफ कच्छ के बाद हमारे पास लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। थर्ड हमारा जो है वो है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एंड फोर्थ वन जो है वो यही हमारा गल्फ ऑफ मन्नार है। गल्फ ऑफ मन्नार है। ये हमारे 4 मेजर कोरल रीफ रीजन्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने की हमेशा माँग रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है व्हिच इज़ अ वेरी यूनिक थिंग, अगर आप ऐसे देखते हो तो। और इट सर्व्स एज़ अ वाइटल हैबिटेट फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जैसे कि डगोंग्स अभी हमने ऊपर देखा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, डगोंग्स के लिए हो जाता है। डगोंग्स बेसिकली सी काउज़ होते हैं और इनको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, दैट्स व्हाई ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आइलैंड, एज़ वी ऑल नो, कि हमने क्यों ये न्यूज़ में रही है, हम जानते हैं दैट ये इरोज़न की वज़ह से, क्लाइमेट चेंज और राइज़िंग लेवल की वज़ह से ये आइलैंड हमारा खत्म होते जा रहा है, वैनिश होते जा रहा है, डिसअपीयर होते जा रहा है। और क्या है इस आइलैंड के बारे में? तो क्या-क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है इसे बचाने के लिए? तो 8500, साढ़े 8000 आर्टिफिशियल रीफ्स को प्लेस किया गया है टू ब्रेक वेव्स एंड प्रोटेक्ट द आइलैंड। इस आइलैंड को बचाने के लिए साढ़े 8000 आर्टिफिशियल रीफ्स को डाला गया है। कोरल और सी ग्रास बीइंग रिस्टोर्ड, जितने भी वहाँ पे कोरल और सी ग्रास वगैरह है, उसे वापस से ठीक किया जा रहा है, उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है, सो दैट जो हमारा ये मरीन लाइफ है उसे सपोर्ट किया जा सके। और वहाँ पे जितने भी लोकल फिशरमैन्स वगैरह हैं, उनको ट्रेन किया जा रहा है एज़ अ ओशन हीरोज़, सो दैट वो ये कंज़र्वेशन वाला सारा काम जो है वो सँभाल पाएँ। अगर हम गल्फ ऑफ मन्नार, ऊपर अभी हम पढ़ के आए हैं दैट गल्फ ऑफ मन्नार, ये गल्फ ऑफ मन्नार का हिस्सा है ये। यहाँ पे हमने देखा गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु का ये हिस्सा है, करियाचली आइलैंड। तो इसके बारे में हम और जाने तो ये गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है? तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। मैं बोलूँगी कि आप जब भी कोई ऐसी चीज़ को आप पढ़ते हो, तो आप ज़रूर मैप को रेफ़र किया करो, मैप को रेफ़र किया करो। इससे क्या होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को आप देख रहे हो, तो वो ज़्यादा अच्छे से आप उसे अपने माइंड में रिटेन कर पाते हो। ये जो हमारा गल्फ ऑफ मन्नार है, ये हमारा लैक्रेटिव सी का पार्ट है, दैट्स बेसिकली ईस्टर्न इंडियन ओशन का। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्यों, हाँ, अभी मैं ऊपर यही बताना चाह रही थी कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, करियाचली आइलैंड, बेसिकली गल्फ ऑफ मन्नार क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये इंडिया का पहला मरीन बायोस्फीयर रिज़र्व है, 1989 की बात हम कर रहे हैं। उस टाइम पे ये पहला मरीन बायोस्फीयर रिज़र्व हमने इसे डिक्लेयर किया था और इसके अंदर 21 आइलैंड्स आते हैं, 10 कोस्टल विलेजेस आते हैं, रामेश्वरम से लेकर के थूथुकुडी तक, राइट? अगर हम और बात करें इस आइलैंड के ऊपर या फिर तो गल्फ ऑफ मन्नार के ऊपर, तो 4300 से भी ज़्यादा मरीन स्पीशीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कोरल रीफ्स आपको देखने को मिल जाते हैं, सी ग्रास बेल्स, मैंग्रोव्स और भी काफ़ी सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो कि वल्नरेबल है आईयूसीएन के द्वारा, जिनको वल्नरेबल कैटेगरी में डाल के रखा गया है, जैसे डगोंग्स हो गए, सी टर्टल्स हो गए, व्हेल शार्क्स वगैरह हो गए। ये सारी चीज़ों का ये घर है, आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। गल्फ ऑफ कच्छ ऊपर हमने देखा कि 4 हमारे मेजर कोरल रीफ्स हैं, जहाँ पे आपको कोरल रीफ्स ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। वो 4 मेजर रीजन्स हैं, उसमें से हमने गल्फ ऑफ कच्छ के बारे में बात करी थी, लक्षद्वीप के बारे में बात करी और साथ में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करें। अगर हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली जानें, तो गल्फ ऑफ कच्छ के ऊपर क्या है, सिचुएटेड अलोंग द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात, इंडिया। ये गुजरात कोस्ट में पड़ता है हमारा, सबसे पहले तो वी ऑल नो lies between the Kutch Peninsula and Saurashtra coast opens into the Arabian Sea। और लक्षद्वीप के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 36 स्मॉल कोरल आइलैंड्स देखने को मिलते हैं।
अरेबियन सी में। ये भी आपको वेस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलते हैं। इंडिया द स्मॉलेस्ट यूटी है ये और साथ में ये आपके लिए वन लाइनर फैक्ट हो सकता है। और निकोबार आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो ये 572 आइलैंड से मिलकर के बना हुआ है और ये बे ऑफ बंगाल का हिस्सा है। अंडमान हमारा नॉर्थ में पड़ता है, निकोबार हमारा साउथ में पड़ता है और इन दोनों को सेपरेट करने का काम क्या करती है? 10 डिग्री चैनल काम करती है। और यहाँ पे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है दैट इज़ बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड जो है वो इंडिया का एकमात्र इकलौता एक्टिव वोल्केनो है। ठीक तो ये हमारी कुछ ब्रीफ चीज़ें थी चूँकि हम एक न्यूज़ को कवर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड और क्या-क्या चीज़ें इंटरलिंक्ड है, हम उसे भी कवर करते हुए चल रहे हैं। तो इसी के साथ हमने बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया कि गल्फ ऑफ कच्छ क्या होता है, लक्षद्वीप क्या होता है, लक्षद्वीप से रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के से रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं और साथ में हमने करियाचली आइलैंड के ऊपर भी पढ़ा कि क्यों ये न्यूज़ में रहा है और इसके ऊपर सरकार क्या कर रही है, यानी कि तमिलनाडु गवर्नमेंट वहाँ पे क्या एक्शन्स ले रही है, राइट? नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास सेकंड जो इवेंट है, सेकंड जो हमारे पास न्यूज़ है दैट्स नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 दिस इज़ रीसेंट दिस इवेंट वाज़ रिसेंटली इन न्यूज़। तो क्यों न्यूज़ में रहा ये? तो अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑन जुलाई 1st 1 जुलाई मैंने बोला ही था, शुरू में बोला था मैंने मई, जून और जुलाई। ये 3 मंथ्स के मैं कुछ इवेंट्स को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ व्हिच आर रेलेवेंट फॉर योर एग्ज़ाम बी इट यूपीएससी 2026 या फिर बीपीएससी या फिर तो कोई दूसरा जो भी अभी आपका अपकमिंग पेपर आने वाला है, आप उनके लिए आप इसको रिकमेंड कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। ओके, तो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 हाल ही में 1 जुलाई 2025 को अप्रूव किया गया है बाय यूनियन कैबिनेट रिप्लेसिंग द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 हमारा पहले जो पॉलिसी था दैट इज़ नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 वाला उसे रिप्लेस करके हम क्या अप्रूव किया गया है तो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 एम्स टू प्रिपेयर इंडिया टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स 2036 का जो ओलंपिक्स होगा उसे होस्ट करने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है और साथ में बिकम अ टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन बाय 2047 2047 तक आते आते तक इंडिया टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन में से एक नाम इंडिया का भी हो उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं उसके लिए हम ये पॉलिसी लेकर के आए हैं उसके लिए नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 हम लेकर के आए हैं इसके इन टोटल 5 कोर पिलर्स हैं 5 कोर पिलर्स हैं आप इसे रीड कर सकते हो फर्स्ट वन इज एक्सीलेंस ऑन ग्लोबल स्टेज टैलेंट स्काउटिंग फ्रॉम ग्रास रूट लेवल से लेकर के एलीट लेवल तक आप टैलेंट को कैसे आप दिखा सकते हो ग्लोबल स्टेज के ऊपर उन्हें बेटर ट्रेनिंग दे करके कोचिंग दे करके स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक वगैरह दे और एक स्ट्रॉन्ग नेशनल लीग बना करके राइट सेकंड जो कोर पिलर इन्होंने रखा है दैट इज स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बूस्ट स्पोर्ट्स टूरिज्म ग्लोबल इवेंट्स को होस्ट करना और स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना वाया पीपीपी या फिर तो सीएसआर पीपीपी क्या होता है और सीएसआर क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे ये आपका काम है ओके नेक्स्ट हमारे पास इसी का जो हम 4 पिलर हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमने देखा कि इसके 5 कोर पिलर्स हैं। तो थर्ड वन इज़ स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट, प्रमोट इंक्लूजन ऑफ इसके अंदर वुमेन भी आए, ट्राइबल कम्युनिटीज़ आए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो लोग पीछे रह गए हैं, उन्हें आगे लाने के लिए ये सोशल डेवलपमेंट के लिए भी ये काम करेंगे, जहाँ पे औरतों को ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, ईडब्ल्यूएस वालों को और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ वालों को भी आगे लाने की कोशिश की जाएगी रिवाइटलाइज इंडिजिनस गेम्स और कुछ जो हमारे इंडिजिनस गेम्स वगैरह हैं उन्हें और रिवाइटलाइज करने की जरूरत है उनके ऊपर वो दोबारा से काम करेंगे और उसे ग्लोबल स्टेज तक उसे लाने की कोशिश करेंगे स्पोर्ट्स एज अ पीपल्स मूवमेंट लॉन्च नेशनल फिटनेस कैंपेन्स कुछ कैंपेन्स निकालेंगे एस्टैब्लिश फिटनेस इंडिसेस इन स्कूल्स वर्क प्लेसेस एंड इंश्योर एक्सेसिबल कम्युनिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो उसके लिए ये कैंपेनिंग्स वगैरह करेंगे वर्क प्लेसेस पे जा करके स्कूल्स पे जा करके वो बेसिकली ये कैंपेनिंग करने की बात हुई है इंटीग्रेशन विद एजुकेशन और अलाइन विद एनईपी वी ऑल नो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ इसे थोड़ा सा और इंटीग्रेट अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं एम्बेड स्पोर्ट्स विद इन स्कूल करिकुलम ट्रेन फिजिकल एजुकेशन स्टाफ एंड सपोर्ट डुअल करियर पाथवेज फॉर एथलीट्स और इसी के साथ जो स्कूल्स वगैरह हैं वहां पे भी स्पोर्ट्स को किस तरीके से और इंक्लूड किया जाए उसके ऊपर काम करेंगे ये राइट नेक्स्ट वी हैव थर्ड थर्ड इवेंट है पीएम मोदीज विजिट टू घाना ये काफी न्यूज में रहा इनके फोटोज भी काफी सारे जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे इफ यू आर इन इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं भी हो आप ट्विटर पे हो आप एक्स पे हो तो नाम चेंज हो गया
तो आप कहीं भी हो, आपको ये फ़ोटोज़ आपको पीएम नरेंद्र मोदी की आपको फ़ोटोज़ ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो क्या है ये क्यों इतना न्यूज़ में रहा तो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टरियल विज़िट था ये घाना को 30 साल में ये पहली बार इंडिया से प्राइम मिनिस्टर गए थे घाना, राइट? अच्छा घाना कहाँ पे है? घाना कहाँ पे है, क्या लोकेशन है, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे एंड साथ में मैंने बताया अभी कि आप कोई भी न्यूज़ आप रेफ़र कर रहे हो, कोई भी न्यूज़ आप पढ़ रहे हो, उसे पढ़ने का सही तरीका है दैट आप कोई भी लोकेशन आपने देखा, कोई भी डैम आपने देखा, कोई भी आपने कोई ऐसा आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट आपने देख लिया न्यूज़ में, तो आप उसे लोकेट करने की कोशिश करो। इससे अब देखो अगर आपको बोला जाए कि मैप रटो, मैप याद करो, तो मैप याद करना पॉसिबल नहीं है। आप थ्रू न्यूज़ याद करने की कोशिश करोगे तो उससे आपका जो लोड है वो कम हो जाता है, राइट? तो स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आते हैं कि क्यों गए थे? क्यों ये विज़िट था? क्या क्या रीज़न था विज़िट करने का? इंडिया, अफ्रीका और इंडिया गाना बायलैटरल टाइज़ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसके ऊपर वर्क करने के लिए ये इनका ऑब्जेक्टिव था और ट्रेड, डिफेंस, डिजिटल कोऑपरेशन, कल्चरल एक्सचेंज वगैरह को और प्रमोट करने करने के लिए बेसिकली ये विज़िट था। क्या-क्या मिला हमें ये विज़िट करके? क्या की आउटकम्स हमें मिले? अपग्रेडेड टू कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, पार्टनरशिप हमारी और स्ट्रॉन्ग हुई है, कुछ एमओयू साइन हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल एक्सचेंज हो गया, स्टैंडर्ड कोऑपरेशन हो गया, ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ जॉइंट कमीशन के ऊपर और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ में ये आपके ना यूपीएससी यूपीएससी मेंस का भी क्वेश्चन आपका इससे बन सकता है। इंडिया टू हेल्प घाना अडॉप्ट यूपीआई लाइक डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स और घाना में कैसे यूपीआई जैसे जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स होते हैं, उसे कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, वो कैसे इन चीज़ों को अडॉप्ट कर सके, उसके लिए इंडिया हेल्प करने वाली है। ट्रेड टारगेट की अगर हम बात करते हैं, तो एम टू डबल बायलैटरल ट्रेड फ्रॉम अमाउंट इज़ नॉट रेलेवेंट लेकिन हाँ, 5 साल के अंदर आपका ये जो ट्रेड टारगेट होगा, वो 2 गुना बढ़ाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्या है? डिफेंस कोऑपरेशन, साथ में मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और ट्रेनिंग पार्टनरशिप के ऊपर भी बात हुई है। क्रिटिकल मिनरल जैसे एग्रीमेंट फॉर जॉइंट एक्सप्लोरेशन ऑफ माइनिंग माइनिंग और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए बी इट यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी या फिर तो यूकेपीएससी, पीएससी किसी कोई भी आप पेपर दे रहे हो तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दैट इज रिकॉग्निशन पीएम मोदी अवार्डेड ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना घाना का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये और इसी इसी फोटो की मैं बात कर रही थी ये जो हमारे प्रधानमंत्री को रिकॉग्निशन मिला है घाना में इसी फ़ोटो की मैं बात कर रही थी अभी कि आपको हर जगह वो देखने को मिल रहा है एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये न्यूज़ हमारे लिए, राइट? आपका क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि गाना का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? तो दैट इज़ ऑनर क्या है? तो ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना और हाल ही में किसे दिया गया है? किसे रिकॉग्नाइज़ किया गया है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दैट इज़ श्री नरेंद्र मोदी। थर्ड थर्ड इवेंट हमारे पास है, थर्ड न्यूज़ हमारे पास है दैट इज़ 10 इयर्स ऑफ डिजिटल इंडिया 2015 में लॉन्च किया गया था, आज 2025 चल रहा है, यानी कि 10 साल हमारे डिजिटल इंडिया को पूरे हो चुके हैं। क्या है बेसिकली 1 जुलाई 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था और गोल था इंडिया को ट्रांसफ़ॉर्म करना, डिजिटल इंडिया बनाना और सोसाइटी को एम्पावर करना, एक इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी को डिजिटल बनाना, राइट? और 10 साल में क्या-क्या अचीवमेंट्स हुए, ये कुछ नीचे अचीवमेंट्स दे मैंने मेंशन किए हुए हैं। दैट इज़ भारत नेट गाँव-गाँव में भी इंटरनेट को एक्सपैंड किया गया है, आधार लिंक करवाया गया है, आपकी हर एक चीज़ से आधार को लिंक किया गया है। यूपीआई भी काफ़ी हम कहते हैं ना रिवोल्यूशनरी अचीवमेंट है ये यूपीआई इंडिया के अंदर लेकर के आना और फिर अब हर जगह आपको यूपीआई देखने को मिलते हैं। और अभी हम ऊपर पढ़ के भी आए दैट इंडिया विल बी हेल्पिंग घाना फॉर ये यूपीआई अडॉप्शन में, राइट? डिजी लॉकर की अगर हम बात करें तो डिजी लॉकर में हमें डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज अब तो आपको अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स ले रहे हो या फिर तो आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी ले रहे हो तो उसके अंदर भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। ई साइन हो गया, माई गॉव हो गया, उमंग ऐप वगैरह हो गई। ये कुछ ई गवर्नेंस टूल्स इन्होंने अडॉप्ट किए थे। डिजिटल इंडिया वीक 2025 सेलिब्रेट किया गया था। इनोवेशन, स्टार्टअप्स और कुछ नए एआई टूल्स वगैरह को सेलिब्रेट करने के लिए इंटरनेट पेनिट्रेशन इंक्रीज़ हुआ है इस टाइम पे। इतने सारे लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। आज के टाइम पे तो इंटरनेट के बिना जीवन कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। प्रमोशन ऑफ टेक स्टार्टअप्स इंडिया रैंक्स अमंग टॉप कंट्रीज़ इन इनोवेशन हब्स और साथ ही में इंडिया आज के डेट में कंट्रीज़ इनोवेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया टॉप कंट्रीज़ के बीच में इंडिया का नाम होता है।
उसके बाद हमारे पास जो 4th न्यूज़ है, 4th वन इज़ नेशनल टर्मरिक बोर्ड निज़ामाबाद। अगर याद होगा नेशनल टर्मरिक बोर्ड टर्मरिक से रिलेटेड ही अभी यूपीएससी 2025 का जो पेपर था, उसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिला था और ये क्वेश्चन इतना ट्रिकी उनके लिए था जो जिन्हें पता नहीं था, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो कि पोर्टल विज़िट करते रहते हैं तो उन्हें पता होगा कि हाँ, ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो था इतना इतना ट्रिकी भी नहीं था। एक्चुअली बहुत ही सीधे-सीधे स्टेटमेंट दिया हुआ था, अगर आपने पोर्टल विज़िट किया हुआ है तो आपको पता होगा और अगर आप नहीं जानते हो, आप नहीं विज़िट किए हो तो आप इससे चूक गए होगे, राइट? तो देखते हैं क्या है ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड निज़ामाबाद का क्या है? निज़ामाबाद सबसे पहले तो पता होना चाहिए कहाँ पे है? अगेन निज़ामाबाद मैंने बताया प्लेस है तो प्लेस से आपको क्या करना है? मैप देखना है। मैप बेस्ड हो जाता है ये। तो निज़ामाबाद हमारा तेलंगाना का हिस्सा है। सबसे पहले तो ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है वो हमारा 29 से 30 जून 2025 के बीच में हुआ है और इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं एनटीबी की तो निज़ामाबाद में है। ऊपर आपका जो हेडिंग है उसी से हमें पता चल गया कि हेडक्वार्टर हमारा निजामाबाद में है, तेलंगाना में। लेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह थे वहाँ पे मौजूद और साथ में और कौन प्रेजेंट थे वहाँ पे? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स दैट इज़ पीयूष गोयल वहाँ पे मौजूद थे। क्यों लाया गया है इस बोर्ड को? क्यों एनटीबी को इनॉग्रेट किया गया? तो सेंट्रली लोकेट बोर्ड टू स्ट्रीमलाइन टर्मरिक वैल्यू चेन फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने से लेकर के ब्रांडिंग करना, पैकेजिंग करना, फिर मार्केटिंग करना और फिर एक्सपोर्ट करना। ये सारा काम इस बोर्ड के तहत होगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है बेसिकली। ठीक है? साथ में एक और ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि फार्मर्स को ना थोड़ा-सा और पावर देना, थोड़ा-सा और उनको सिंस वी ऑल नो कि फार्मर्स की स्थिति शुरू से इंडिया में बहुत खराब रही है। अ, शुरू से इन द सेंस कॉलोनियल पीरियड से काफ़ी खराब रही है। तो ये जो फार्मर्स हैं इनका जो प्रॉब्लम है इसे कम करने के लिए ये लेकर के आए हैं बेसिकली। तो ये जो फार्मर्स होते थे ये मिडल मैन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे। इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए अच्छा इसी के साथ ना अगर आप बीपीएससी का पेपर दे रहे हो तो आप मुझे बताओगे बीपीएससी के बिहार में अभी हाल ही में फार्मर्स के लिए कुछ स्कीम लेकर के आए हैं, स्कीम लेकर के आए हैं, पॉलिसी लेकर के आए हैं बेसिकली टू अगेन एम्पावर फार्मर्स और टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मिडलमैन। अच्छा, इंश्योर मार्केट प्राइस बेनिफिट्स डायरेक्टली और जो मार्केट प्राइस है वो डायरेक्टली फार्मर को मिले, इसलिए ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड लेकर के आया गया है। कुछ टर्मरिक वेरिएंट्स हैं जो कि जीआई टैग्ड हैं और इन्हें भी इनके अंदर शामिल करने की बात की गई है। तो आपको बेसिकली क्या देखने को मिलेगा जितने भी जीआई टैग्ड टर्मरिक्स हैं, आपको इस बोर्ड के अंदर मिलेगा और आप डायरेक्टली यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। परचेज़ के एक्सपोर्ट किए जाएँगे यहाँ से और हाँ, बेसिकली एक्सपोर्ट किए जाएँगे। तो दीज़ रिनाउंड टर्मरिक वेरिएंट्स नाउ रिसीव टारगेटेड अटेंशन एंड सपोर्ट सो दैट जितने भी टर्मरिक्स हैं, जीआई टैग्ड टर्मरिक्स हैं, उनको सपोर्ट मिले, उनको थोड़ी-सी और वैल्यू दी जाए। जैसे कि लाकाडोंग अगेन आई एम सो सॉरी फॉर द प्रोनंसिएशन अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो कमेंट्स में। लाकाडोंग टर्मरिक है मेघालय का, ये हाई करक्यूमिन है जीआई टैग्ड मार्च 2024 में इसे जीआई टैग मिला था। कांधमल कांधमल हल्दी ओडिशा का है प्योर ऑर्गेनिक वैरायटी इसे भी जीआई टैग अप्रैल 2019 में इसे जीआई टैग मिल गया था। सांगली टर्मरिक महाराष्ट्र का है, मेजर प्रोडक्शन हब है ये और जीआई टैग की अगर हम बात करें तो नवंबर 2018 में मिला था। बासमत हल्दी जो है वो भी महाराष्ट्र का है, कल्टीवेटेड इन हिंगोली जीआई टैग मार्च 2024 में मिला था। वाईगांव टर्मरिक ये भी अगेन महाराष्ट्र का है और ये अरोमा ये खुशबू के लिए जाना जाता है और मेडिसिनल वैल्यू के लिए जाना जाता है। जीआई टैग इसे मिला है जून 2016 में। ये कुछ जीआई टैग टर्मरिक्स हैं जो कि इस नेशनल टर्मरिक बोर्ड निज़ामाबाद में ऐड किए जाएँगे, एक्सपोर्ट, राइट? Okay. Next, fifth event we have Bihar leads the way India's first mobile e-voting. ये काफी न्यूज में रहा था और काफी इंटरेस्टिंग भी रहा था, राइट? तो क्या है यहाँ पे क्या हुआ है? तो बिहार इंडिया का पहला राज्य बना है जहाँ पे आपको ई वोटिंग देखने को मिला है दैट इज आप फोन से आप अपने मोबाइल से वोट कर सकते हो। तो डेट की अगर हम बात करते हैं तो 28 जून 2025 की खबर है ये और 6 म्युनिसिपल बॉडीज में ये इलेक्शन करवाया गया था अक्रॉस 42 म्युनिसिपैलिटीज यानी कि 26 डिस्ट्रिक्ट में बिहार के जैसे पटना, रोहतास और ईस्ट चंपारण, बक्सर जैसे जगह पे ये पोलिंग हुई थी और वहां पे लोगों ने ई वोटिंग किया था। लोगों को ये मौका दिया गया था कि आप फोन से भी वोटिंग कर सकते हो।
इम्पोर्टेंस क्या है तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया अभी मैंने बताया इंडिया में पहली बार किसी राज्य में वोटर्स को फ़ोन, मोबाइल ऐप के थ्रू वोटिंग करने का मौका मिला है, मार्किंग अ मेजर लीप इन इलेक्टोरल इनोवेशन। कौन-कौन एलिजिबल थे? तो जो भी सीनियर सिटीज़न्स थे वो, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो चल फिर नहीं पाएँगे या फिर तो जो पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह वो भी इनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और सीरियसली इल इंडिविजुअल्स या फिर तो साथ में माइग्रेंट वर्कर्स बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो कि अपने राज्य से दूर रहते हैं काम-काज के लिए और वो अपने वोटिंग के टाइम पीरियड पे वो आ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इट्स अ नाइस इनिशिएटिव राइट? ऑल पार्टिसिपेंट्स हैड टू और इस चीज़ के लिए पार्टिसिपेंट्स को प्री रजिस्टर करने की आवश्यकता होती है। कैसे काम किया ये कैसे किस तरीके से काम किया गया है? तो 2 एंड्रॉयड ऐप्स की इसमें यूज़ की गई है। तो ESEC BHR बाय सीडैक और एक कंपेनियन ऐप है बिहार सेक्टा। 2 एंड्रॉयड ऐप्स को यूज़ किया गया है यहाँ पे और की टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करेंगे तो ब्लॉकचेन फॉर टैम्पर प्रूफ वोट रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करने के लिए इसे यूज़ किया गया था। फेस रिकॉग्निशन एंड लाइवनेस डिटेक्शन फॉर सिक्योर ऑथेंटिकेशन कोई और तो वोट नहीं कर रहा है तो फेस रिकॉग्निशन कर रहे थे। OCR टूल्स एंड ऑडिट ट्रेल सिमिलर टू वीवीपैट फॉर ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी के लिए इसे यूज़ किया गया और वन ऐप अलाउड अप टू एक ऐप से आप मैक्सिमम 2 वोटर्स हर मोबाइल नंबर से वोट कर सकता है। एक जो ऐप है वो मैक्सिमम 2 वोटर्स अलाउ करता है वोटिंग के लिए पर मोबाइल नंबर। विभा कुमारी जो है ईस्ट चंपारण से वो हमारे इंडिया की पहली मोबाइल ई वोटर बनी है। इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल ई वोटर ये आपके बीपीएससी का क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। आप इसे देख कर के ज़रूर जाएँगे। ओके। तो ये हमारे 5 टॉप आज के करंट अफेयर्स का टॉपिक थे। हमने इसे अच्छे से डिस्कस करा है एंड दैट्स इट फॉर द सेशन राइट नाउ। तो दोस्तों आज के सिलेक्टेड करंट अफेयर्स यही थे। कल हम कुछ नए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आएँगे ताकि आपका मंथली करंट अफेयर्स का कवरेज स्मार्ट और सॉलिड बन सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, स्मार्ट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।